क्या मार्केट एक बहुत बड़े क्रैश के लिए रेडी हो रहा है? ग्लोबल फैक्टर्स हमें क्या बताते हैं? क्रूड का इंपैक्ट पास्ट में किस तरीके से इंडियन मार्केट में और वर्ल्ड मार्केट में पड़ा है? डेटा क्रंचिंग और डेटा एनालिसिस हमें क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स वर्ल्ड मार्केट के आज के दिन हमें किस साइन में इंडिकेट कर रहे हैं? एक एक पॉइंट को डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। जिस समय आपके पास एटलीस्ट 30 मिनट्स हो उसी समय इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल वीडियो ये होने वाला है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं साहिल कपूर सर के साथ, हु इज हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट एट डीएसपी म्यूचुअल फंड। साहिल सर को ना डेटा बहुत पसंद है, मुझे भी डेटा एनालिसिस बहुत पसंद है और आपको भी डेटा एनालिसिस बहुत पसंद है, तो इस वीडियो को डिटेल में देखना मत भूलिएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। साहिल सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में वेलकम है सर। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। पहला क्वेश्चन जो काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड का ऑयल का इंडिया पे इंपैक्ट, इंडियन इक्विटी मार्केट पे इंपैक्ट क्या होता है? प्लस हमने पास्ट में भी ऐसा कई बार देखा है कि क्रूड ऑल ऑफ अ सडन $120 या $125 तक पहुंच जाता है, फिर बाद में वो क्रैशिंग डाउन आता है। इस बार की एक्सपेक्टेशंस क्या है? श्योर। सो आनंद, क्रूड एक बहुत क्रूशियल कमोडिटी इंडिया के लिए। इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, तो काफी सारी कंट्रीज हैं जो बहुत सारा क्रूड इंपोर्ट करती है, इंडिया उनमें से एक है, बिकॉज इंडिया की डिमांड काफी बड़ी है। तो अगर आप टॉप 3 क्रूड कंज्यूमर्स देखेंगे वर्ल्ड में, यूएस नंबर 1 पे अराउंड 21 to 22 मिलियन बैरल्स पर डे, चाइना अराउंड 15 और इंडिया अराउंड 5.5 के आसपास पहुंच चुका है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑयल का। और डोमेस्टिकली हम ऑयल नहीं बनाते हैं या नहीं निकालते हैं, वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ लोकल ऑयल। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कुछ 650-700,000 बैरल्स पर डे है ना, तो विच इज अ स्मॉल नंबर। तो हम सारा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ आवर कंजम्पशन। एक साल में हम तकरीबन 290 मिलियन टन क्रूड इंपोर्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो हमारी जो लिंकेज है वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ये जो इंपोर्ट करते हैं हम, इसके लिए हम डॉलर्स पे करते हैं। और डॉलर्स में अगर आप देखोगे जो क्रूड ऑयल का करंट प्राइस चल रहा है, अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, साल का अगर हम 200 to 90 मिलियन टन के आसपास ऑयल इंपोर्ट करते हैं और $100 अगर उसका प्राइस है, तो तकरीबन हमें $218 बिलियन साल के पे करना पड़ेगा इन डॉलर्स। तो ये जो डायरेक्ट लिंकेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेट मी शो यू एन एक्सेल विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया जब ऑयल प्राइसेस मूव होते हैं तो क्यों इतना सेंसिटिव हो जाता है। तो ये एक्सेल अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। यहाँ पे देखिए जो कॉलम नंबर ई है, जिसमें 294 मिलियन टन ये नंबर है जो मैंने अभी आपसे बात किया। इतना ऑयल हम तकरीबन FY23 में इंपोर्ट करेंगे, ये रफ नंबर है, इसके आसपास का नंबर है। और अगर इसका प्राइस $100 पर बैरल है तो तकरीबन $218 बिलियन, ये जो कॉलम नंबर सी है, यहाँ इतना इम्पैक्ट जो है, इतने डॉलर्स हमें पे करने पड़ेंगे। और ये जो नंबर है तकरीबन $78 बिलियन, इतने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम कुछ क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं पेट्रोल, डीजल और अदर प्रोडक्ट्स में, और वापस उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इतने डॉलर्स हम उस एक्सपोर्ट से कमाते हैं। तो जो नेट ट्रेड है क्रूड का, वो तकरीबन $141 बिलियन बनता है। तो ये हमारा ऑयल ट्रेड डेफिसिट है, which is the big number. This is the deficit that we pay on a net basis. तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ just to be sure, ये पेमेंट हम कर रहे हैं। अभी इसके सामने हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी, तो उसमें हमारा सरप्लस है। जितनी हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सर्विसेज के अंदर IT आ सकता है, जो कि एक बहुत इजी एग्जांपल है टू रिमेम्बर। तो जितने भी अगर आप BPO, KPO ये सब देखते हैं इंडिया में, और बहुत अलग अलग IT के हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उसका सरप्लस तकरीबन $110 बिलियन साल का इंडिया को पॉजिटिव मिलता है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये हम रिसीव करते हैं पेमेंट। और हमें NRIs कुछ रेमिटेंसेस देते हैं, है ना, जो NRIs सेंड करते हैं मनी इंडिया में, इनफ्लोस, पर्सनल ट्रांसफर्स बोलते हैं उसको, रेमिटेंसेस, तकरीबन $86 बिलियन के आसपास रहते हैं। और अदर इनकम है, जो हम प्राइमरी इनकम जो हम बाहर रॉयल्टी पेमेंट्स करते हैं, वो नेगेटिव नंबर है, 38 बिलियन के आसपास वो पेमेंट हम बाहर पे करते हैं। तो अगर आप इसका टोटल सम देखेंगे इन सब चीजों को मिला के, तो तकरीबन $17 बिलियन पॉजिटिव है। अभी इसके अंदर एक और हेड ऐड होता है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स।
या मर्चेंडाइज ट्रेड बोलते हैं उसको, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का नेट नंबर लेते हैं हम। तो अदर देन ऑयल हम और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, और बहुत सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है। तो उसका भी बिल तकरीबन साल का $100 बिलियन के आसपास आता है। इस साल थोड़ा कम है ये, बट एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ मैं। तो $100 बिलियन का बिल वहां पे भी हमको आता है। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हमारा टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। $83 बिलियन का इंडिया को डेफिसिट है हर साल। तो ये हमें पेमेंट करना पड़ता है। और ये $83 बिलियन हम कैसे कवर करते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो जिन लोगों को याद होगा, इंडिया को 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, है ना, हम पे नहीं कर पा रहे थे, तो ये वही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो ये हम कवर कैसे करते हैं, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट से। और उसमें क्या क्या आता है, एफडीआई आता है हमें तकरीबन 50 बिलियन या 45 बिलियन का एफडीआई हर साल आ रहा है। अभी एक रन रेट नंबर ले रहा हूं मैं। और एफपीआई इनफ्लो आता है। अब ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इस साल ये -13 है, पिछले साल 2020 में +35 था। सो इट इज अ वॉलेटाइल नंबर। फॉर सिंप्लिसिटी से आई एम सेइंग $10 बिलियन का इनफ्लो होता है, डेट इक्विटी सब मिला के। और साथ में कैपिटल अकाउंट में हमें लोन्स हम लोग जो लेते हैं, ईसीबी, है ना, और बाकी बैंकिंग कैपिटल अगर आप ऐड करेंगे, तो ये सब कुछ मिला के तकरीबन 25 बिलियन और 5 बिलियन, ये सारे, इसको आप सम कर दीजिए अभी। ये फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट हो गया तकरीबन 85। तो अगर आप 85 प्लस जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम कवर कर पा रहे हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब जब तक क्रूड ऑयल $100 पे है, जो हमारा प्राइमरी एग्जांपल है, इंडिया इज फाइन, वी विल बी एबल टू डू ओके। और इम्पोर्टेंट टू नोट कि ये 12 महीने का नंबर है। पूरे 12 महीने के लिए ऑयल शुड बी एट $100। अब आप इसको 120 कर देते हैं, चलिए 120 करते, देखिए आप ये जो डेफिसिट नंबर है हमारा -26 हो गया। थोड़ा स्ट्रेसफुल है। अभी इसके सामने हमारे पास $622 के एफएक्स रिजर्व है ना, एफएक्स रिजर्व है इतने सारे। तो हम उनको यूज करके ये वोलेटिलिटी झेल सकते हैं बहुत इजीली, कोई ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होगा, है ना। और अगर इस नंबर को आप 130 कर देते हैं, तो आप देखिए ये जैसे जैसे नंबर मैं बढ़ा रहा हूं, जब ये 100 था तो ये नंबर 141 था, जब इसको मैंने 110 किया तो ये 155 हो गया। तो तकरीबन $10 क्रूड बढ़ने से $15 बिलियन का एडिशनल स्ट्रेस आ गया, है ना। उसी तरह 120 पे ये 30 हो जाता है, तो रफली $15 बिलियन का इंक्रीमेंटल ट्रेड डेफिसिट हमारा ऐड हो जाता है अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है। तो अगर आप समझिए क्रूड पूरा साल 130 पे ट्रेड करता है, लेट्स से, तो ये नंबर -40 बिलियन हो जाता है। ये नंबर बड़ा हो गया। अभी ये नंबर थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया हमारे लिए, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट है। और अगर यही नंबर आप 150 कर दें, है ना, विच इज लेट्स से ऑयल प्राइसेस गो टू 150 एंड स्टे देयर फॉर द फुल ईयर, ये सर्विस हम नहीं कर पाएंगे। इंडिया को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हो जाएगा, उसको या तो कुछ पैसे रेज करने पड़ेंगे या फिर बहुत बड़ा लोन लेना पड़ जाएगा, या इकोनॉमी स्लो डाउन करनी पड़ेगी। और जब इकोनॉमी स्लो डाउन करेंगे तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, ये सारे नंबर्स कम हो जाएंगे। और जनरली एनआरआई पेमेंट बढ़ जाती है जब ऑयल बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी मनी जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है इंडिया के अंदर, यूएस और मिडिल ईस्ट से, ये नंबर बढ़ जाता है। सो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज वेरी हाई, राइट। तो ये एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है इंडिया पे। और समझिए जब ये नंबर -68 या 70 है, इस केस में $150 ऑयल पे, तो 2-3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो जो WPI है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, वो तकरीबन 1% से बढ़ जाएगा। अगर क्रूड ऑयल 10% बढ़ता है, मतलब 100 का 110 होता है, तो ये 1% से बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप वो 100 का 150 होगा तो इट विल राइज बाय 5%, मतलब 6 वाला 11 हो जाएगा। और CPI, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, हर 10% पे 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है। मतलब अगर आज आपका CPI 6% है, अब ये बहुत रफ एग्जांपल है बिकॉज ये लीनियर नंबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर क्रूड को आप 150 कर देंगे 100 से, तो ये CPI जो आज अगर 6 है, तो ये सीधा 8.5 हो जाएगा तकरीबन। हालांकि ये नंबर छोटा होना चाहिए जो नंबर मैंने आपको बताया, बट इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट है, राइट। सो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और इससे क्या होता है, डबल प्रॉब्लम होता है। एक तो USD INR स्ट्रेंथन होता है, मतलब रुपया वीक होने लग जाता है। आज जो 77 है वो 80 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्रूड का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंडिया पे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टू अंडरस्टैंड। जस्ट टू टेल यू कि आज हम कहाँ हैं, और व्हाट इज द आउटलुक। सो अगर क्रूड 100 के आसपास रहता है, 100-120 के बीच में 2-3 महीने घूमता है और वापस नीचे आ जाता है, सो आई थिंक वी विल बी कंफर्टेबल। हमें कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। कुछ समय के लिए वी विल फेस प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर क्रूड लगातार
125 130 के ऊपर रहता है और 150 के पास ट्रेड करता रहता है, सो इंडिया को स्ट्रेस होगा. इंडिया विल हैव टू मैनेज इट. वी हैव द कैपेबिलिटी टू मैनेज इट बेटर देन अर्लियर, लेकिन वो कैपेबिलिटी की भी एक लिमिट्स है. तो वो बफर जो है हमारे पास कुछ समय के लिए, सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू वॉच इट एंड ट्रैक इट एंड देन मेक एन ओपिनियन कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा. एज ऑफ टुडे मुझे लगता है इम्पैक्ट इज कंटेन्ड फॉर नाउ where we are standing today. But if this situation escalates, oil remains, let's say, 6 months at $150 or $130, then we'll have stress. सर बट पास्ट हमें ये बताता है, अगर हम पास्ट में जाके डेटा एनालाइज करते हैं, एक बार चले जाता है ये 130 या $140 तक, बट फिर उस नीचे भी बहुत ही क्विकली आता है, प्रोबेबली इन अ क्वार्टर और सो. उस डेटा पे आपका क्या व्यू है? इवन 2008 में भी सेम हुआ था, आई थिंक. करेक्ट. तो काफी सारे एपिसोड हैं. मैं आपको एक पुराना एपिसोड बताता हूँ जो जनरली मैंने कोट किया है काफी जगह पे. सितंबर 2019 में सऊदी अरेबिया के अंदर एक अटैक हुआ था और 5 मिलियन बैरल्स ऑयल रिमूव हो गया था तकरीबन. तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे इतना नहीं आया, है ना. क्रूड इतना ऊपर नहीं गया. उसका रीजन ये था कि उस समय क्रूड बहुत अवेलेबल था. देयर वाज अ ग्लट ऑफ ऑयल. आज जो है क्रूड की इन्वेंट्री लेवल्स बहुत लो हैं. OECD जिसको बोलते हैं, काफी सारी कंट्रीज का ग्रुप है, उनके इन्वेंट्री लेवल तकरीबन 5-7 ईयर लो पे. तो मार्केट बहुत टाइट है और गैस का मार्केट टाइट है. यूरोजोन के गैस रिजर्व्स वर लो, क्रूड ऑयल रिजर्व्स वर लो, कोल प्रोडक्शन वाज लो, एंड एट दैट टाइम रशिया चोज टू invade or create this conflict, which is a well thought out move because उसकी bargaining power बढ़ती है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं इतना बड़ा फ्लेयर अप हुआ है. बट जो आपने बोला कि ये 125 जाता है और वापस डिक्लाइन हो जाता है, मुझे लगता है उसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने पड़ेंगे. पहला तो अगर आप क्रूड ऑयल डिमांड देखेंगे तो 2017, 18, 19, 20 ये नंबर तकरीबन 96-97 मिलियन बैरल्स पर डे पूरे दुनिया के डिमांड का नंबर है और आज ये नंबर तकरीबन 100 के आसपास होगा. 2019 में ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने एक रिपोर्ट लिखा था जिसमें उन्होंने बोला कि क्रूड ऑयल की पीक डिमांड 100 मिलियन बैरल्स या 101 मिलियन बैरल्स होगी जो 2019 में हो गई है एंड इट विल नाउ कंटिन्यूअसली डिक्लाइन. अब कुछ लेटेस्ट एनालिसिस जो उनका आया वो बोल रहे हैं कि ये नंबर 101 के आसपास रुक जाएगा. तो डिमांड साइड जो है वो बहुत फ्लेयर अप नहीं हुई है, लेकिन सप्लाई साइड बहुत बहुत कंस्ट्रेंट है, राइट. तो सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट ऐसे हैं कि ओपेक की सप्लाई तकरीबन 4 मिलियन बैरल से कम है इस समय. ओपेक 32 मिलियन बैरल्स पर डे करता था, 28-28.5 कर रहा है. यूएस 13 मिलियन बैरल की पीक था, अभी 11.6 पे है. तो ये जो नंबर अगर वापस ऊपर जाते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस कूल ऑफ हो जाएंगी. मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में बहुत सारी कंट्रीज ऑयल वापस सप्लाई करेंगी जिससे ऑयल प्राइसेस को डाउनवर्ड प्रेशर मिलेगा. लेकिन ये जो नया इवेंट है रशिया यूक्रेन, उसकी वजह से मार्केट अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि कितना ऑयल, रशियन ऑयल मार्केट से रिमूव हो जाएगा. क्या वो नंबर 2 मिलियन बैरल पर डे है या 4 है या 6 है या 0 है? that clarity is not there. As of today, my understanding is कि market is taking a number of around 2.5 million barrels per day of Russian oil getting removed, and that is why where we are. अगर clarity आती है कि कोई इसको refill कर सकता है या फिर पूरा कर सकता है, it will cool off. The prices will cool off below $100. एक्सपेक्टेशंस क्या है? मतलब ये हमने बेस तो क्रिएट कर लिया कि क्रूड का क्या इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी. क्या मार्केट में वापस से एक बहुत बड़ा क्रैश जैसा शायद हमने 2020 में या 2008 में देखा था, वो कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है और आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो? प्रिडिक्शन करना तो आपको पता है बहुत ही टफ सिनेरियो है और जैसे जैसे चीजें एस्केलेट होती हैं मार्केट वैसे ही बिहेव करता है. बट हिस्टोरिकल दो पैरेलल्स हैं जिसकी वजह जो हम देख सकते हैं. पहला यह है कि जो पैनिक्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वापस नहीं आते हैं. वोलेटिलिटी और क्राइसिस जो है वो बंचेस में आते हैं, दे कम टुगेदर. और यूजुअली हमने देखा है कि एक बड़े क्राइसिस के बाद एक, जिसको इकोनॉमिक्स में डबल डिप बोलते हैं, है ना, एक छोटा प्रॉब्लम और डेवास्टेटिंग टाइम वापस आता है. अगर जैसे 2008-9 में देखेंगे तो 2010-11 में वापस प्रॉब्लम आया. आप कोई भी पीरियड ऐसा देखेंगे यू विल सी दैट इट जनरली हैपेंस इन पेयर्स. सो मे बी वी आर एट द सेकंड पेयर राइट नाउ जो एक्सेंचुएट हो गया इस क्राइसिस की वजह से. तो डायरेक्ट आंसर है, मुझे नहीं लगता कि हम 2020 जैसा क्रैश देखेंगे. आई थिंक दैट इज अ सिनेरियो विच विल रिक्वायर मोर ट्रिगर्स. जितनी इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है
उसको लेके बोलना थोड़ा टफ है. मुझे लगता है दैट हैपनिंग इज, फॉर दैट टू हैपन इट इज अ लिटिल टफ. You will need to have more triggers for that kind of a crash to happen. Secondly, what I understand is कि अगर आप वैल्यूएशन पैरामीटर्स देखेंगे तो जितना मूवमेंट मार्केट में हुआ है, तो अभी भी जब हम मार्केट में अपर रेंज पे जाएंगे फिर से थोड़े फ्रॉथी हो जाएंगे, है ना. जब हम मार्केट में नीचे गए थे, अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक लेवल जो कि 15,500, या वहां पे वैल्यूएशन बिकम्स नॉर्मल एवरेज वेयर यू डोंट हैव टू टेक अ कॉल ऑन टाइमिंग द मार्केट. तो अगर ये ट्रिगर्स की वजह से मार्केट वापस वहां जाता है, आई थिंक इट विल बिकम अ मच मोर हेल्दी मार्केट, सो टू स्पीक. मे बी वील टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल. इसमें ना जो आपने कहा कि सेकंड डिप कई बार हमने देखा है पास्ट में भी. अभी हम 2008 का एग्जांपल लेते हैं, रादर 2003 से 2007 की मदर ऑफ ऑल बुल रन की बात करें तो वहां पे भी रफली 6 डिप्स आए थे. उसमें से 2 डिप इवन 20% के ऊपर के थे. इस बार अगर हम ये मान रहे हैं कि ये उसका कुछ रेप्लिका है या वैसा ही कुछ हम बुल रन देखने की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15% का डिप तो हम देख चुके हैं. तो क्या मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिप बनाया रफली 15,700 का, सब कंफ्यूजन के बीच में बनाया? अब अगर और कंफ्यूजन नहीं बढ़ता है और रशिया यूक्रेन का मैटर सॉल्व होता है, इस पे भी मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के मैटर में सॉल्यूशन कब मिलेगा या क्लैरिटी कब मिल जाएगी? तो क्या वो एक बार का शॉर्ट टर्म का बॉटम बन के आगे मार्केट लुक फॉरवर्ड कर जाए? ऐसा नहीं हो सकता? Sure. So Anand, let's go back to the data. I think data is the best guide. तो अगर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स है जो लगातार ट्रैक कर रहा था टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ पे इसको एक डिस्काउंट कर देगा इवेंट को. तो एक स्प्रेड होता है जिसको बोलते हैं FRA-OIS स्प्रेड. इट्स अ इंडिकेटर विच टेल्स यू कि इंटरबैंक मार्केट में कितना फंडिंग स्ट्रेस है. तो अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे कोविड है या फाइनेंशियल क्राइसिस है या अभी ये यूक्रेन क्राइसिस है, सो मार्केट को सबसे बड़ा रिस्क कहाँ से आता है? उसको रिस्क आता है कि कोई कंपनीज बैंकरप्ट ना हो जाए. और सबसे बड़ा रिस्क कहाँ से होता है? फाइनेंशियल सेक्टर से. क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर एक, जैसे हम दिवाली में लाल बम जलाते हैं लड़ी, वैसा होता है. अगर एक फटेगा तो सब फट जाएंगे, है ना. तो इसलिए अगर उसको स्ट्रेस दिखता है उस सेक्टर में, then market goes into a tailspin. It can fall 20, 30, 40, 50% also that we have seen in the past. तो ये जो FRA-OIS स्प्रेड है यूएस का, या LOIS स्प्रेड है यूरोजोन के लिए, बहुत सारी कंट्रीज के अवेलेबल है. आप एक इंडियन पैरेलल भी बना सकते हैं इसका, MIBOR-OIS स्प्रेड. तो जब आप ये स्प्रेड देखेंगे तो जनवरी में ये स्प्रेड कुछ 2 या 3 बिप्स पे था और ये बढ़ के 38 चला गया. देयर वाज अ बिग एस्केलेशन. जब भी नैस्डैक 20% डाउन था या निफ्टी वाज 15% डाउन, उस समय ये स्प्रेड वहां पे था. वहां से ये वापस 20 के पास चला गया. इट क्रैश्ड. और जनरली इट इज सेइंग दैट market right now is not fearing an interbank liquidity crisis globally. It can again move up, right? So we need to monitor it, but as of now it has pulled off. Secondly, volatility indices आप देखेंगे VIX, जैसे इंडिया VIX है, यूएस का CBOE VIX है, तो इनकी जो रीडिंग्स हैं वो तकरीबन 38 तक पहुंच गई थी. यूरोजोन का VIX 65 था. दे हैव कूल्ड ऑफ बिलो 25 now. So which is again an indication कि ये मार्केट जो है इस सिनेरियो को डिस्काउंट कर रहा है. इट इज सेइंग दैट this may be a very large humanitarian crisis, this may be a very large geopolitical crisis, but it may not be a very large crisis which impacts the listed universe globally. It's a big statement to make, but as of now that is the data, that is what the data is saying. So जो आप बोल रहे हैं कि ये conflict का resolution आए, of course market will stabilize. I think a lot of negatives will go back, but as of now the market is taking this into its stride. वो इसको डिस्काउंट कर रहा है. और मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि जो पैनिक में लो बना था क्या वो होल्ड कर सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल. आई वुड से दैट इट वाज अ एवरेज वैल्यूएशन जोन. सेलिंग क्लाइमेक्स था वहां पे. इवन डेरिवेटिव्स डेटा शोड यू पुट कॉल रेशियो वेंट बिलो 0.7. सो देयर वर अ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, बट शॉर्ट टर्म में यू कांट रियली बी श्योर 100%. So I would say that there is some possibility that low can hold, or even if it doesn't hold, then अगर वो ब्रीच भी होता है तो कुछ बहुत बड़े नंबर से ब्रीच शायद ना हो. इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू. FIS की सेलिंग नेक्स्ट इशू आ रहा है. पिछले 11 महीने से FIS रेगुलरली सेल कर रहा है और रुक नहीं रहा है. उसका प्रेशर हमने FIS फेवरेट स्टॉक्स में देख भी लिया है ऑलरेडी, और न्यू IPO स्टॉक्स में भी देख लिया है कि किस तरीके से प्रेशर आया है. वहां पे डेटा और एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, पहला तो
एक तरह का ये बहुत ही हिस्टोरिकल पैरेलल है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उससे उसके नजदीक या उससे पहले ही आपने देखा है बहुत सारा प्रेशर आता है, क्योंकि ये जो ग्लोबल मार्केट्स ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आइडिया रहता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स हैपनिंग ग्लोबली, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्क is there in the market right now. So I would see that two things have happened. First, that globally risks were high going into this event because of all the other issues, supply side issues that we had. Secondly, India की जो valuations हैं वो peer set से काफी ज्यादा थी. तो मैंने कुछ अपने मंथली रिलीजेस में लास्ट 3-4 महीने में काफी बार ऐसे चार्ट्स दिखाए हैं which showed कि Indian valuations are much higher than emerging markets. हमारे जो domestic EPS ग्रोथ एस्टिमेट थे वो भी काफी एग्रेसिव थे फॉर FY23. हमारे मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का जो बीटा है ओवर लार्ज कैप्स वो भी काफी हाई था ये दिसंबर जनवरी के समय. ये हमने भी डिस्कस किया था अपने लास्ट एपिसोड में. ये चार्ट सो मेरे ख्याल से वो जो फ्रॉथ है दैट आल्सो लेड FIs टू सेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. एंड सेकंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि FIs आर वेरी सेंसिटिव टू अर्निंग्स ग्रोथ. जिस कंट्री में जहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा होता है FI जनरली रिमेन नेट बायर. आप ये डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं हिस्टोरिकली जाके. इंडिया में पिछले 5 साल में केवल 2 साल में अर्निंग ग्रोथ अच्छा था, एक कोविड ईयर में और एक लास्ट ईयर में, और दोनों साल में FI जो है नेट बायर थे. इस साल अर्निंग ग्रोथ कम हो गया है ना, बिकॉज ऑफ मार्जिन कंप्रेशन, बिकॉज ऑफ लार्जर बेस. और वहां पे मुझे लगता है कि FIs did not want to give a very high multiple, and therefore you have seen money getting removed. और second important fact in terms of FI, ये जो bundling up of countries हो गया है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स से emerging market, हम उसका पार्ट है ना. तो अगर FI emerging market selling करता है, अभी emerging market के सबसे बड़े proportion constituents कौन है? ब्राजील, रशिया, चाइना, ये सबसे बड़ी कंट्रीज थी बास्केट के अंदर. जब भी आपने देखा होगा ब्राजील के अंदर काफी सेलिंग आई पहले, उसके बाद चाइना आपको मालूम है पिछले 6 महीने से वहां पे एक्सेसिव सेलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, राइट. और अब रशिया. तो जब ये सेलिंग आती है तो वो भेदभाव नहीं करती, इट इज लाइक अ बास्केट सेलिंग, वेदर इट इज अ पैसिव फंड और. सो इंडिया जिसका वेटेज 8-9% है उसकी भी धुलाई हो जाती है साथ में. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, एक तो वैल्यूएशन, अर्निंग्स, और तीसरा बास्केट सेलिंग बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज वेयर वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द बास्केट. मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर नाउ बिहाइंड अस. दैट इज हाउ आई सी इट. वेरी टफ टू से ये बंद कब होगा या क्यों होगा, बट आई थिंक द रीजंस फॉर FI टू सेल आर लोअर टुडे और लेसर टुडे देन दे वर 3 months ago. लेकिन फिर भी देखे तो वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट ने बहुत ज्यादा होल्ड किया है इवन आफ्टर द FI सेलिंग, बिकॉज डोमेस्टिक इनफ्लोज बहुत ज्यादा थे. तो इसका ये कारण नहीं हो सकता क्या सर कि बिकॉज वर्ल्ड मार्केट में हर जगह इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था FIs को एंड इंडियन मार्केट में हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग का प्रेशर है थोड़ा सा ज्यादा दब गया? देखिए, अगर आप टोटल नंबर देखेंगे, टोटल नंबर्स में हमारे पास सेलिंग तकरीबन $13 बिलियन हुआ है अभी, 2.2 लाख करोड़ उसके आसपास कुछ है फिगर. और अगर आप 2008 से कंपेयर करें तकरीबन $9.5 बिलियन का सेलिंग हुआ था तभी. ये कंपेरेबल बड़े जो नंबर हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं. उस समय हमारा मार्केट कैप आज से आधा भी नहीं था शायद, हमारी GDP शायद 50% लोअर थी. तो कंपैरेटिव बेसिस पे सेलिंग ज्यादा नहीं है, उस समय से ज्यादा नहीं है. एब्सोल्यूट नंबर इज मच लार्जर. और सेकेंडली एज यू सेड, जो शेयर होल्डिंग ओवरऑल ट्रेंड है इंडिया का, दैट इज favored domestics, whether it is DIs or even clients, what we call clients in the exchange parlance, your local retail money hai, their share has gone up over time. So that also has made some incremental benefit. और तीसरा जो शायद इस समय narrative में नहीं है, वो है the role of passive investing. That is also going up slowly. So that also takes care of some part of this selling. But ये trend कुछ बहुत beneficial नहीं है. I will not say that it is a trend which we should be proud of. बिकॉज वो मार्केट को थोड़ा एक्सपेंसिव रखता है, तो मेरे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो इतना अच्छा नहीं है. आई वुड वांट कि और अच्छे फेजेस आए जहां पे हम बाइंग कर सकें. फाइनल पॉइंट, हमने रफली सर करीब 4 महीने पहले बात करी थी. उस समय आपका 2022 का एक्सपेक्टेशंस थी वोलेटिलिटी इज द ओनली वर्ड जो हमने डिस्कस किया था, और एसेट एलोकेशन वाज द सेकंड वर्ड जिसकी हमने बात करी थी. जी, गोइंग फॉरवर्ड आर वी ऑन द सेम स्टैंड कि यहाँ पे भी अभी वोलेटिलिटी रह सकती है, एसेट एलोकेशन इज द की, या अब समय आ चुका है कि
on every dip we have to go aggressive on equity? See, I would probably tend to go aggressive if I get the levels which I like. जैसे बहुत क्लियर है कि ये महीने की बिगनिंग में I thought that if market were to go to 15,500, I should be aggressively buying. And fortunately, I could I could buy a part of what I wanted to buy, but only a part because it did not last very long. Market बहुत जल्दी रिवर्स हो गया वहां से. तो 2-3 नंबर बताता हूँ which is a guiding light for how to look at the markets. अगर आप FY23 का EPS 850 के आसपास समझते आएगा, है ना, 850 could be a number which could be interesting. Market consensus इस समय बहुत ज्यादा है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि 890 भी आ सकता है, लेकिन let's go with let's say 850. और 850 पे अगर आप 18.5 times से comfortable है, giving a multiple of 18.5 times, तो तकरीबन 15,700 के आसपास का लेवल आता है. और अगर 18 टाइम देना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल नंबर है, तो 15,300 के आसपास नंबर आता है. तो जब ये रेंज आता है, देन द capability or the upside to time the market is not there. You don't need to time the market then. अगर आप एवरेज वैल्यूएशन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में खरीद रहे हैं, you are likely to make good decent returns. तो ये लेवल्स हैं जहां पे आप जो आपने वर्ड यूज किया एग्रेसिवली थोड़ा ऐड कर सकते हैं. Nobody knows कि मार्केट एवरेज से चीप भी हो सकता है, because if you see a new event tomorrow, before our call I was just reading about a new variant in UK. Maybe some people have not seen that, but it has gone very aggressive over the last 7 days. So we don't know what new trigger can come, but this is a number where I'll be a little more aggressive. But if I continue to see market going back to let's say 18,000 in the current bounce, अगर जो अभी हम देख रहे हैं, और काफी पॉसिबिलिटी है उसकी, मुझे लगता है बहुत शॉर्ट पोजीशंस हैं ग्लोबली जो रिकवर हो सकती हैं, then I will take a back seat, be a little more relaxed in adding more. Then I will stick to my basic asset allocation. So it is more about the range that we are playing. So yes, the answer is yes. If you see more declines, you should be aggressively adding. But इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बोली. डिक्लाइन का मतलब प्रॉपर डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम हर 100 पॉइंट या हर 200-500 पॉइंट पे सोचते हैं कि लेट मी बाय द डिप, और फिर बाद में ट्विटर पे मीम चलते हैं कि मैंने डिप बाय किया, वो डिप होता गया, फिर वो डिप का डिप आया. सो यू प्रोबेबली हैव टू वेट फॉर योर लेवल जो एक रीजनेबल है वैल्यूएशन के बेसिस पे, फिर इट इज टाइम टू गो एग्रेसिव ओवर द लॉन्ग टर्म. एब्सोल्युटली. सी, मार्केट में इतना नॉइज है, इतना न्यूज है, इतना न्यूज फ्लो है. यू कैन कंटिन्यू टू have market opinion change after every 30 minutes. So many events are happening, but you need not act. आपको जरूरत नहीं है अब हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या हर 100 पॉइंट डिप पे आप कोई एक्शन लें. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, you can comfortably sit back, और जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी, then you have to play well. It is more like hitting the 6 on a loose ball and then relaxing. That is how we are playing. It's a test match without any end to the innings. So that is how I see the innings. Yeah. Very interesting conversation, sir. Thank you so much for coming and discussing everything. Means a lot to all of us, and hopefully we'll interact soon once again. Sure. Thank you. Thanks for having me here. Thank you, boss. Any closing remark? कुछ conclusion remarks जो आप देना चाहते हैं? Conclusion remarks, I think first is I would say that we have to be more perceptible or open to what could happen this year, because it could give you really good opportunities for the next 3 to 5 years. Because India भी क्या है, अर्ली साइकिल में है. अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जस्ट पिकअप होनी शुरू हुई है. बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं, आइडियाज हैं जो अच्छा कर सकते हैं. हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग है, कैपिटल गुड्स है, बैंकिंग है, जहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेंड्स बन रहे हैं. तो वी हैव टू बी वेरी ओपन, वेरी सिलेक्टिव, और जस्ट मेक श्योर दैट वी डोंट गेट हर्ट विद द वोलैटिलिटी. वी डिस्कस 3 months ago कि बहुत लेवरेज नहीं करें. आई थिंक दैट हैज प्लेड आउट वेल. यू कैन स्टिल सिट बैक एंड वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज. Perfect, sir. Thank you so much, sir, for the complete conversation. Thank you.